वेलकम बैक नाज़रीन। आज भी इमरान खान साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू किया सहाफ़ियों से। उन्होंने क्या बातें की हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सदाकत, आप ज़रा हमें ये बताइएगा, आज कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी है खान साहब ने। गुज़श्ता रोज़ जो उनकी गुफ्तगू रिपोर्ट की गई थी उसके हवाले से क्या कहा उन्होंने? जी, आज अडयाला जेल में जब केस की समाअत हुई तो इमरान खान जब कमरा अदालत में आए तो उन्होंने आते साथ डायरेक्ट वो मीडिया के साथ मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि कल जो मैंने बयान दिया था वो उसका तासर ये दिया जा रहा है कि मैंने माफ़ी मांग ली है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहा था कि अगर 9 मई के वाक़यात में जलाओ घराव में अगर मेरी पार्टी का कोई बंदा मौजूद हुआ, मुलव्वस हुआ, तो मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा और गैर मशरूत जो है वो मैं माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये बात की थी और उन्होंने कुछ साफ़ियों से भी गिले शिकवे किए कि आपने इसको गलत रिपोर्ट किया, जिसके बाद साफ़ियों ने उनको ये बताया कि हमने गलत रिपोर्ट नहीं किया, जो हमने आपने कहा हमने वही रिपोर्ट किया है और आपको ब्रीफ करने वाले जो लोग हैं वो आपको मिस गाइड जो है वो करते हैं यहाँ पर आके। तो इमरान खान ने आज बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि मैं आज कल वाले अपने बयानिया पे बिल्कुल डटा हुआ हूँ कि अगर 9 मई के वाक़यात में मेरी पार्टी का कोई भी बंदा मुलव्वस हुआ तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा और मैं माफ़ी मांगने को भी तैयार हूँ। ये बात आज फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया। उसके अलावा उनका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक मखसूस लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, रेलू कट्टा। उन्होंने कहा कि ये रेलू कट्टे ये चाहते हैं कि फौज इदारे जो हैं वो PTI के साथ टकराए और PTI को जो है वो ज़ीरो कर दें और ये बचे रहे। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होगा, मैं किसी किस्म की डील जो है मैं किसी से कोई डील नहीं करूंगा। मुझे जितनी अरसा मर्जी जेल में रखना चाहें, जितने मर्जी मुझ पे केस बनाना चाहें, मैं हर केस को जो है वो फेस करूंगा, लेकिन ना तो मैं कोई डील करूंगा और ना मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा, किसी सूरत भी नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने मियां नवाज शरीफ का जिक्र किया कि वो डील तो वो करके गया था, मैंने कौन सी डील की? अगर डील तो वो करता है कि जिसने गलती की हो। मैंने कोई गलती नहीं की। एक मैंने कई जगह सुना है कि सहाफियों के और बानी PTI के दरमियान फासला काफ़ी होता है, तो जिसमें ज़रा गुफ्तगू यानी बाज़ औक़ात गलत भी समझी जा सकती है। क्या ऐसा वाकई है? जी, अडयाला जेल के अंदर जो कोर्ट रूम है वो बेसिक बनाया गया है। वहाँ पे जो है वो 3 पोर्शन बनाए गए हैं। एक पोर्शन जो है वो पहले वो खाली होता है, दूसरे पोर्शन में जो है वहाँ पर पब्लिक के लोग जो हैं वो बैठते हैं आके, और तीसरे पोर्शन में हमें वाकई काफ़ी दूर बिठाया जाता है जहाँ पे हमारी जो उनकी आवाज़ तक एक्सेस है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। लेकिन बाज़ औक़ात ये अमूमन ये होता है कि जब बानी PTI जो आते हैं अदालत में, वो हमें मीडिया के लोगों को सबसे आखिरी वाले पोर्शन में देखते हैं, तो वो बाकायदा जज साहब के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये इनको आगे बुलाया जाए ताकि मैं इनसे बात भी करनी और केस की प्रोसीडिंग भी जो है वो आराम से सुन सके। फिर जज साहब हमें ये ऑर्डर कर देते हैं उनको, जेल इंतजामिया को, कि इनको अगले पोर्शन में लेके आया जाए। फिर वो दरमियान वाला जो पोर्शन है वहाँ पर हमें लेके जाया जाता है और वहाँ पर बैठ के हम कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सुनते हैं और बानी PTI की जो गुफ्तगू होती है वो भी हमसे आके अपनी गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि आम पब्लिक बैठती है, वो आम पब्लिक से क्या मुराद है? क्या सिर्फ वकला है? क्योंकि जेल के अंदर तो काफ़ी अरेंजमेंट होता है अंदर जाने के लिए। जी बिल्कुल, तकरीबन 10 से 15 जो है वो आम पब्लिक के लोग जो हैं जो केस की प्रोसीडिंग सुनने के लिए आते हैं। वकला जो हैं वो अदालत के बिल्कुल सामने वाले जो रोस्टम है वहाँ पर उनके लिए अलग कुर्सियाँ लगाई गई हैं। जो पहला पोर्शन है उसको मुकम्मल तौर पे खाली रखा गया है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठता, कोई चेयर्स नहीं लगी। जो दूसरा पोर्शन है वहाँ पे जो पब्लिक के 10 से 15 बंदे जो है हर प्रोसीडिंग पे आते हैं, मुख्तलिफ जो तब्दील होकर आते हैं, वो सुनते हैं प्रोसीडिंग, और तीसरे पोर्शन पे जो है ना वो हमें रखा जाता है। तो इस वजह से वो वहाँ पे वो पब्लिक के लोग जो हैं वो तकरीबन हर प्रोसीडिंग पे आते हैं। नहीं, ये बताइए कि अगर फर्ज किया कि एक आम आदमी को जाना हो और वो कमरा अदालत में जाना चाहे, तो वो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, कैसे जाएगा वो? जी, वो कमरा अदालत तक जाने के लिए ये है कि वो जिस वक्त वहाँ पर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पे आते हैं, वहाँ पर वो आके अपने नाम लिखवाते हैं। जैसे हम मीडिया के लोग जाते हैं, हम जितने होते हैं वहाँ पे हमारी बाकायदा एक लिस्ट बनती है। लिस्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के पास जाती है। फिर वहाँ से वो नामों की अप्रूवल आती है कि कौन कौन से बंदर अंदर आ रहे हैं समाअत सुनने के लिए। इसी तरह पब्लिक के लोगों के लिए भी यही एक प्रोसेस है कि वो वहाँ पर अपना लिस्ट में नाम लिखवाएंगे और फिर जब वो अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट के पास जाएगी लिस्ट, तो वो फिर वो आगे से कितने लोग हैं फिर उनको अलाउ करते हैं कि वो आके प्रोसीडिंग सुन सकते हैं। अच्छा, और ये ऐसा क्यों है? पब्लिक के आने का क्या मकसद है? क्या मतलब ये आम तौर पे हम टीवी शोज में तो देखते हैं जहां लोगों को बिठाया जाता है किसी भी शो में, ऐसे शोज हमने टीवी पे तो देखे, लेकिन यहाँ खासतौर पर अडयाला जेल में इस तरह की जब समाअत हो रही है तो
دیکھیں جی اوپن کورٹ ہے, اوپن ٹرائل ہے, اس کو اوپن ٹرائل رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے پبلک کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں. یہ عدالتی احکامات کی روشنی میں جو ہے یہ اوپن کورٹ رکھی گئی ہے. یہاں پر میڈیا بھی اس کی بھی ایکسیس ہے اور عام پبلک کی بھی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے. سابق وزیر اعظم اور بانی تحریک انصاف عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش سے برے حالات ہیں, 2 ماہ میں حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ملک و قوم کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں. یہ تاثر غلط ہے کہ انہوں نے کوئی غیر مشروط معافی مانگی ہے. انہیں صرف 9 مئی پر انصاف چاہیے, نیوٹرل ہونے کا نہیں, غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا. خان صاحب نے کہا کہ ان کے پاس بہت وقت ہے, لیکن حکمرانوں کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ دلدل میں دھنس رہے ہیں. مقدمات کی اگر ہم بات کریں تو بانی پی ٹی آئی جہاں مختلف مقدمات میں بری ہو چکے ہیں, وہیں کئی مقدمات کا اب بھی انہیں سامنا ہے, جس میں 190 ملین پاؤنڈ توشہ خانہ اور 9 مئی کے کیسز بڑے اہم ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان مقدمات میں بھی خان صاحب بری ہو جائیں گے؟ اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ کا حالیہ قانون کیا قانونی رہے گا یا سپریم کورٹ اسے غیر آئینی قرار دے دے گی؟ اس کے علاوہ کیونکہ آج اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا, اور سب سے اہم پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں کیا پی ٹی آئی کے لیے ہی مخصوص رہیں گی یا ایک بار پھر اس کی حکومتی اتحاد میں بندر بانٹ ہوگی؟ اور اس تمام تر صورتحال میں الیکشن کمیشن کے کردار کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اس پر ہم آج پروگرام میں بات کریں گے. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں اور جیل میں بیٹھ کر وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 2 مہینے میں حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. کس بنیاد پر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ جب حکومت کے پاس مینڈیٹ ایسا ہو جس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہوں, سوالیہ نشان لگے ہوں, تو اس صورت میں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ یہ حکومت مستحکم ہے, یہ حکومت چلے گی یا یہ حکومت کچھ کام کر سکتی ہے. یعنی یہ خان صاحب تو چلیے ان کے مخالف ہے نا, ان کے جو حق میں لوگ ہیں وہ بھی پورے یقین سے یہ نہیں کہہ پاتے کہ یہ حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی یا جو بیڑا اٹھائے گی کام کرنے کا اسے کر بھی لے گی. اس کی وجہ فارم 47 اور فارم 45 کا فرق ہے, تو لہٰذا وہ فرق ہی اس حکومت کو کافی کمزور کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک لو انکم گروپ ہے, ایک یا آپ اسے کہہ لیں کہ مڈل انکم, اور وہ بھی لوور سائڈ پہ. اسی طرح کے ہمارے برابر کا ملک جو سری لنکا تھا, وہاں پہ معاملات جب کیا ہوئے تھے, وہاں پہ معاملات جب معاشی طور پہ خراب ہوئے تو لوگ جو ہے وہ سیدھا ایوان صدر پہنچ گئے. اسی طرح جب آپ دیکھیے کہ کوٹا سسٹم اور پھر اکانومی میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آیا تو بنگلہ دیش میں کیا ہوا. تو پاکستان کی اکانومی اس وقت چونکہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور حکومت اگرچہ دعوے روزانہ کی بنیاد پہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی ہم اکانومی, ہماری معاشی پالیسیاں بہت عمدہ ہیں اور اب وہ رزلٹ لے کے آ رہی ہیں, لیکن وہ رزلٹ عام آدمی کو دکھ نہیں رہے. تو اس کی وجہ سے وہ انگریڈینٹس تو پورے ہیں جس کی وجہ سے اس حکومت کے غیر مستحکم ہونے کا تاثر اسی لیے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اچھا